हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाने वाला है और ये है यूनिट 4 यानी कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आपको हम बता दें कि इस चैप्टर से एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से रहता है, ठीक है। और साथ ही ये पूरे क्लास 10 के केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे मज़ेदार चैप्टर है। और इसमें जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग क्लास में बेसिक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात कर लें। तो कार्बन जो है ना, यह एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। और आपको हम बता दें कि कार्बन तत्व दो प्रकार का होता है, धातु और अधातु। तो अगर कार्बन की बात करेंगे तो ये अधातु होता है, इसमें अधातुओं का गुण जो है कार्बन में पाया जाता है। कार्बन एक विशेष प्रकार का अधातु है। और कार्बन के बारे में अगर देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या आपको हम सबसे पहले बता दें, इसका परमाणु संख्या होता है 6, जो आपको याद रखना है। हालांकि एग्जाम में परमाणु संख्या से कोई खास लेना देना होता नहीं है, बट यहाँ एग्जाम में एक चीज़ पूछा जाता है, आपको हम समझाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा ना तो 2,4 आएगा। आप खुद से सोचिए कि कोई भी तत्व प्रवृत्ति रखता है अपना अष्टक पूरा करने का, यानी अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर देने का। तो भाई इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास रहता ना तो इसका अष्टक पूरा हो जाता, लास्ट में 8 को हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए हम कहेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वो कितना होता है? 4। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इसका मात्रा जो है कितना है। तो देखिए, कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल में अगर देखा जाए तो ये भी एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में आता भी है। वायुमंडल में ये जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन उपलब्ध है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में कार्बन 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। आया समझ में? आगे चलिए। तो यहाँ पे आपको हम समझा दें कि कार्बन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, यानी दोनों अवस्थाओं में कार्बन नेचर में, प्रकृति में उपस्थित है। अगर हम बात करेंगे कि मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, तो देखिए, कार्बन जो है कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, ये जो पदार्थ है कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, इस रूप में कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी हम लोग देखेंगे प्रकृति में मतलब कोयला भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। तो ये वास्तव में ये कोयला, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही रूप है, कार्बन के ही अपरूप हैं। तो इसलिए मुक्त, और ये मुक्त अवस्था में होते हैं। मेरे कहने का मतलब कि कोयला, हीरा और ग्रेफाइट ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनका वायुमंडल के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प वगैरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये किसी दूसरे तत्वों के साथ इसको मिलकर नहीं रहना पड़ता है, ये ऐसे ही फ्री मुक्त अवस्था में रहते हैं और ये कार्बन का ही रूप है। है समझ में? तो कार्बन प्रकृति में इस रूप में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और साथ ही साथ कार्बोनेट अयस्कों के रूप में, हम आपको पिछले क्लास में जब धातु और अधातु पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कार्बोनेट अयस्क के बारे में। जैसे मान लीजिए कि जिंक का एक अयस्क है जिसका नाम है जिंक ब्लेंड, जिंक कार्बोनेट जिसको हम कहेंगे, तो ये क्या है? कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। कैल्शियम का ऑक्साइड है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या है? कार्बोनेट अयस्क है। तो कार्बोनेट अयस्क में भी कार्बन पाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग पदार्थों के साथ मिलकर, मतलब संयुक्त अवस्था में, ये चूंकि यहाँ कार्बन है इसलिए हम कहेंगे कि, और ये भी प्रकृति में पाया जाता है तो इसमें भी तो कार्बन की मात्रा है। तो हम बोलेंगे कि प्रकृति में कार्बन संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, जो कार्बोनेट अयस्कों में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ इतना? अब आइए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो कार्बन है और कार्बनिक यौगिक,
कार्बन और इसके जो यौगिक है इसका महत्व क्या है, कार्बनिक यौगिक के महत्व की चर्चा करते हैं। मतलब क्या हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक का इंपॉर्टेंस कितना है, किस प्रकार ये यूजफुल है हमारे लिए, किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको समझाते हैं। तो देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो हम अपने दैनिक जीवन में, समझिएगा ध्यान से, यानी मनुष्य जो है अपने दैनिक जीवन में जितने सारे वस्तुओं का यूज करता है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितने सारे पदार्थों का, जितने सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से मैक्सिमम यानी अधिकांश वस्तुएं जो है ये कार्बन के द्वारा ही बना हुआ रहता है। यानी अधिकांश वस्तुएं उसमें कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही बना हुआ रहता है, यानी उसका निर्माण कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही हुआ रहता है। अब मान लीजिए कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा भोजन ही है, हमारे भोजन में बहुत सारा पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। तो हमारे भोजन का ये जो पार्ट है, हम आपको बताएं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ना इसमें कार्बन की मात्रा है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट हुआ या फिर वसा हुआ, ठीक है, वसा हुआ या फिर प्रोटीन हुआ या फिर विटामिन्स हुए, तो ये सब ऐसे हमारे भोजन के हिस्से हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यानी कार्बनिक यौगिक द्वारा ही ये बना होता है। बात समझ रहे हैं ना। साथ ही साथ हमारा जो वस्त्र है, कपड़ा, ये भी कार्बनिक यौगिकों से बना है। या हम अपने दैनिक जीवन में और भी बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कागज़ है, ठीक है, रंग है, अब मान लीजिए कि इसमें साबुन या डिटर्जेंट वगैरह का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी शामिल होगा, चमड़ा है, या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, ठीक है, या फिर बच्चों के खिलौने हैं। तो ये जितने सारे पदार्थ हैं, इन सारे पदार्थों का निर्माण कार्बनिक यौगिकों द्वारा ही हुआ रहता है। और जनरली इन सारे चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मतलब मनुष्य जो है, हम लोग की जो प्रजाति है मनुष्य, ये चारों ओर से कार्बनिक यौगिकों से ही घिर गए हैं। हम लोग चारों तरफ से कार्बनिक यौगिकों से ही घिर गए हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों द्वारा ही घिर गए। और देखिए एक और चीज़ आपको हम समझाते हैं कि केवल मनुष्य ही कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीवधारी है, अब सोचिए कि जितने सारे भी जीवधारी है, भोजन की आवश्यकता तो सबको है और भोजन कार्बनिक यौगिकों से ही बनता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी निवास करते हैं वो सारे जीवधारियों के लिए कार्बनिक यौगिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। यानी सारे जीवधारी कार्बनिक यौगिकों से घिरे हुए हैं, उनके डेली लाइफ में बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल होता है। अब देखिए ऐसा कल्पना किया जाता है, मतलब ऐसी कल्पना है वैज्ञानिकों की, लोगों का ऐसा मानना है कि भाई अगर पृथ्वी से कार्बनिक यौगिकों को हटा दिया जाए, यानी जितने सारे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर पृथ्वी से इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कार्बनिक यौगिकों को हटा दिया जाए, तो ये जो पृथ्वी है ना, ये जानते हैं इसका क्या हाल होगा। अगर हटा देंगे सारे कार्बनिक यौगिकों तो ये जो पृथ्वी है ये भी बिल्कुल चंद्रमा के जैसे जीव विहीन हो जाएगा। जिस प्रकार चंद्रमा पे मतलब जीव जंतु निवास नहीं करते, उसी प्रकार अगर पृथ्वी से भी कार्बनिक यौगिकों को हटा दिया जाए तो यह भी चंद्रमा के जैसे ही जीव विहीन हो जाएगा। पृथ्वी पर से सारे जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में जनरली हम आपको समझाएं कार्बन क्या है, यह किस अवस्था में, किस रूप में प्रकृति में पाया जाता है और हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का क्या महत्व है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं जीवन शक्ति के सिद्धांत के बारे में, और उस सिद्धांत के अवधारणा का अंत कैसे हुआ, उन चीज़ को भी हम अगले क्लास में समझेंगे।